हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग नगरीय भूगोल के अंतर्गत ग्रामीण नगरीय उपांत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने नगरीय तंत्र विश्लेषण के अंतर्गत वान थ्यूनेन के कृषि औषधि सिद्धांत और वेबर के औद्योगिक औषधि सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आज आप लोग नगरीय उपांत के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण नगरीय उपांत, रूरल अर्बन फ्रिंज। देखिए, ग्रामीण नगरीय उपांत क्या होता है। यदि आप बात करें ग्रामीण नगरीय उपांत की, तो जैसे ये कोई एक मुख्य नगर हो गया, ये कोई एक मुख्य नगर हो गया, और इस मुख्य नगर के चारों तरफ एक कोई नगर हो गया। ये भी नगर है, ये भी नगर है, ठीक है। मुख्य नगर बीच में और इसके चारों तरफ नगर है, और इस नगर के बाहरी भाग पर एक संक्रमण पेटी होगी। नगर के बाहरी भाग पर एक संक्रमण पेटी होगी, और इस संक्रमण पेटी के बाहर एक क्षेत्र होगा। ध्यान समझिएगा, एक क्षेत्र होगा। ये जो क्षेत्र होगा ये ग्रामीण क्षेत्र होगा। ये क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र होगा। ये क्षेत्र नगरीय ग्रामीण संक्रमण मेखला कहलाएगी। और जो ये नगर है, ये नगर है, जो ये पेटी हो गई ये नगर हो गई। तो अब आप देख रहे हैं कि इस नगर के बाह्य क्षेत्र में जो संक्रमण मेखला होती है, ये नगरीय और ग्रामीण संक्रमण मेखला के नाम से जानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें इस मेखला के अंतर्गत इस ग्रामीण क्षेत्र का भी विशेषता पाया जाएगा और इस नगरीय क्षेत्र का भी विशेषता पाया जाएगा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषता और नगरीय क्षेत्र, इन दोनों की जो विशेषताएं पाई जाएंगी इस मेखला के सहारे, इसी मेखला को ही ग्रामीण नगरीय उपांत कहा जाएगा। इसी को क्या कहेंगे आप? ग्रामीण नगरीय उपांत। यानी कि आप कह सकते हैं कि नगर के बाह्य भाग जिसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, उसे आप ग्रामीण नगरीय उपांत कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नगर का वह बाह्य भाग जिसमें नगर और ग्रामीण दोनों की विशेषताएं पाई जाती हो, विशेषताएं पाई जाती हो या मिलती हैं, ग्रामीण दोनों की विशेषताएं मिलती हैं, उन्हें ग्रामीण नगरीय उपांत, उन्हें ग्रामीण नगरीय उपांत कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है। ये नगर की पेटी हो गई, ये नगर वाली पेटी हो गई, ये ग्राम वाली पेटी हो गई। यहाँ पे ये ग्रामीण वाली
पेटी हो गई, ये नगर वाली पेटी हो गई। तो इसके अंदर नगर है और इधर क्या है, ग्राम है। लेकिन इस नगर के ठीक समीप एक संक्रमण मेखला पाई जाएगी। यह संक्रमण मेखला के अंतर्गत इस ग्रामीण क्षेत्र की विशेषता और इस नगरीय क्षेत्र की विशेषता दोनों यहाँ पर मिलती जुलती हैं। दोनों की विशेषताएं, सांस्कृतिक चीज़ें, धार्मिक चीज़ें, रीति रिवाज, रहन सहन, ये सभी कुछ इस मेखला के सहारे मिलती हैं। इसी मेखला को ही आप ग्रामीण नगरीय उपांत कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि नगर का वह भाग जिसमें नगर और ग्रामीण दोनों की विशेषताएं मिलती हैं, उन्हें ग्रामीण नगरीय उपांत कहते हैं। ठीक है। तो नगर के बाह्य भाग में एक संक्रमण मेखला के सहारे नगर और ग्राम दोनों की विशेषता पाई जाती है। उसी को आप क्या कहते हैं, ग्रामीण नगरीय उपांत कहते हैं। ठीक है। अब नगर उपांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यदि बात करें, नगर उपांत शब्द का सर्वप्रथम उपयोग यदि नगर उपांत शब्द का यदि आप देखें उपयोग, नगर उपांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग होना चाहिए, उपयोग नहीं, प्रयोग। ये स्मिथ ने किया था। किसने किया था? स्मिथ ने। कब किया था? 1937 ईस्वी में किया था। तो नगर उपांत शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो स्मिथ नामक अर्थशास्त्री ने किया था। कब किया था? 1937 ईस्वी में किया था। ठीक है। तो इन्होंने, स्मिथ ने नगर उपांत शब्द का प्रयोग नगर के बाह्य, नगर के बाह्य क्षेत्र से संलग्न समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए किया था। जैसे ये कोई नगर हो गया और इस नगर के सीमा से संलग्न बाह्य समीपवर्ती जो क्षेत्र है, इसी को इन्होंने नगरीय उपांत कहा, नगरीय उपांत कहा स्मिथ ने। तो नगर उपांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्मिथ ने 1937 में नगर सीमा से संलग्न बहिर्वर्ती क्षेत्र के लिए किया था। ठीक है। जबकि ग्राम नगर उपांत की संकल्पना, जबकि ग्राम नगर उपांत की संकल्पना को बेहरविन ने विकसित किया। ग्राम नगर उपांत की संकल्पना को बेहरविन ने विकसित किया था। ये लगभग 1942 ईस्वी में, 1942 में विकसित किया। यहाँ सब देखिए मुख्य इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वे ये हैं कि नगर उपांत क्या होता है। ठीक है। नगर उपांत शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? स्मिथ ने 1937 में नगर सीमा से संलग्न बाह्य क्षेत्रों के रूप में किया, जबकि ग्राम नगर उपांत की संकल्पना को बेहरविन ने विकसित किया था। यहाँ से ये दो मुख्य क्वेश्चन बन जाते हैं। और हाँ, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज नगरीय भूगोल का समापन होगा और जो छूटे हुए हैं, जो कुछ छूट गया है, आज ही के वीडियो में सब कुछ कंप्लीट होगा और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताई जाएंगी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को देखें, स्किप न करें। जो लोग पहली बार आ रहे हैं वे लोग चैनल को
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल से जुड़े। वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट भी करिएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग नगरीय उपांत के प्रकार की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ये बना हुआ है, मिटाने की जरूरत नहीं है। नगरीय उपांत के प्रकार यदि देखा जाए तो नगरीय उपांत दो प्रकार के होते हैं। नगरीय उपांत के प्रकार, नगरीय उपांत के प्रकार, तो ये जो नगरीय उपांत होते हैं ये दो प्रकार के हैं। एक है आपका प्रमुख नगरीय उपांत और दूसरा है गौड़ नगरीय उपांत। प्रमुख नगरीय उपांत और दूसरा है गौड़ नगरीय उपांत। तो प्रमुख नगरीय उपांत और गौड़ नगरीय उपांत। अच्छा, ये प्रमुख नगरीय उपांत क्या होता है? प्रमुख नगरीय उपांत ये क्या होता है? तो जो प्रमुख नगरीय उपांत होते हैं इसमें मुख्य रूप से नगर के सुविधाओं की प्रधानता होती है। नगर के विशेषताएं और सुविधाएं इसमें मिलती हैं। प्रमुख नगरीय उपांत के अंतर्गत यदि आप देखें यह नगर की वाह्य सीमा से सटा वह क्षेत्र है जिसमें नगरीय विशेषता एवं सुविधाओं की प्रधानता होती है। अब ये क्या है फिर? गौड़ नगरीय उपांत क्या होते हैं? तो यह नगर की वह वाह्य सीमा होती है जिसमें ग्रामीण विशेषताओं की प्रधानता होती है और नगरीय सुविधाएं कम विकसित होती हैं या कम विकसित रहती हैं। ठीक है, तो नगरीय उपांत ये दो प्रकार के होंगे। एक प्रमुख नगरीय उपांत होगा, यानी कि जो नगर से वह बाह्य सीमा होगी। जैसे मान लेते हैं कि ये नगर हो गया, ये मुख्य नगर हो गया और ये नगर यहाँ तक हो गया। तो इस नगर से इस नगर तक का, तो यहाँ पर एक कोई उपांत होगा, यहाँ पर एक कोई उपांत होगा। ठीक, इसके सबसे बाह्य सीमा पर एक कोई उपांत होगा। तो ये जो उपांत होगा यहाँ पर मुख्य रूप से नगरीय विशेषताओं की प्रधानता पाई जाएगी और नगरीय सुविधाओं की प्रधानता पाई जाएगी। तो इसे आप नगरीय उपांत या प्रमुख नगरीय उपांत कहेंगे। अब इसके बाद गौड़ नगरीय उपांत क्या होगा? जो ग्रामीण वाले क्षेत्र के इलाके हो जाएंगे, वे ग्रामीण क्षेत्र वाले इलाके होंगे, इस नगर से सटे जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके होंगे वे गौड़ नगरीय उपांत के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण विशेषताओं की प्रधानता अधिक होगी और ग्रामीण सुख सुविधाओं की जो प्रधानता होगी वो कम होगी। तो यहीं से आप इसको समझ सकते हैं।
तो ये आपका रहा ग्रामीण नगरी उपांत। नगर उपांत शब्द का प्रयोग किसने किया और इसकी संकल्पना को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? नगरी उपांत कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपनगर और उपग्रह नगर, उपनगर और उपग्रह नगर के बारे में। तो उपनगर क्या होता है और उपग्रह नगर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर उपनगर और उपग्रह नगर के बारे में यदि जानना है तो आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ना पड़ेगा, और मैं इसे तुलनात्मक रूप से ही बताऊंगा, तभी बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आ पाएगा। यहाँ पर एक तरफ हो गया उपनगर और दूसरी तरफ हो जाएगा उपग्रह नगर। सैटेलाइट टाउन, ये होगा सैटेलाइट टाउन, और जो उपनगर होगा उसे आप सबअर्ब कहेंगे, SUB सब अर्ब, यानी सब अर्बन आप इसको कह सकते हैं, सब अर्बन या सबअर्ब। अब इसमें तुलनात्मक रूप से इसको हम लोग देखेंगे। लाइट की चमक आ रही होगी, अभी मैं लाइट बंद कर दूंगा, ठीक है। इसको तुलनात्मक रूप से देखेंगे। तो देखिए, उपनगर और उपग्रह नगर प्रायः ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनकी कार्यशीलता और नगरों की दूरी के आधार पर इनमें कुछ अंतर स्थापित किया जा सकता है। लेकिन उपग्रह नगर और उपनगर ये प्रायः एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे लगते भी हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है नगरों की दूरी के आधार पर और उनके कार्यों के आधार पर, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, उपनगर क्या होते हैं? तो ग्रामीण नगरी उपांत की संक्रमण मेखला के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे ये ग्रामीण नगरी उपांत की संक्रमण मेखला है, ठीक है। तो ग्रामीण नगरी उपांत की संक्रमण मेखला के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे लघु नगर या अर्ध नगर विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये छोटे छोटे अर्धनगर क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। ये अर्धनगरी क्षेत्र होते हैं और इन्हीं को उपनगरीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि नगर के सर्वाधिक समीप वाला जो नगर होता है, नगर के सर्वाधिक समीप वाला नगर उपनगर कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक नगर हो गया, ये कोई एक बड़ा सा नगर हो गया। अब इस नगर के सर्वाधिक जो समीप नगर होंगे, जैसे ये छोटे छोटे नगर विकसित हो गए हैं, ये छोटे छोटे नगर विकसित हो गए हैं, तो इन्हीं नगरों को ही आप क्या कहेंगे? उपनगर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपनगर कहेंगे। लेकिन ये जो नगर होंगे ये ग्रामीण और नगरी उपांत की मेखला के आसपास होंगे। ये जैसे ये ग्रामीण नगरी उपांत मेखला हो गया, ये ग्रामीण नगरी उपांत मेखला हो गया। तो इसी मेखला के आसपास ये छोटे छोटे लघु नगर, अर्धनगर पाए जाएंगे। इन्हीं अर्धनगरों को ही आप उपनगर कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं मेखलाओं के आसपास जो छोटे छोटे नगर विकसित हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनको उपनगर कहते हैं। इन्हीं को आप उपग्रह नगर भी कह सकते हैं। इन्हीं को आप क्या कहेंगे? उपग्रह नगर भी कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है, अभी मैं बताऊंगा। पहले इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए क्या चीज़ें हैं, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद उपनगर क्या है। ग्रामीण नगरी उपांत, ग्रामीण नगरी उपांत की
संक्रमण मेखला के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे लघु या अर्धनगर विकसित होते हैं। अर्धनगर विकसित होते हैं जिन्हें उपनगर कहा जाता है। तो ग्रामीण या नगरीय उपांत की संक्रमण मेखला के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे लघु या अर्धनगर विकसित होते हैं जिन्हें उपनगर कहा जाता है। ठीक है। इन उपनगरों को फ्रांस में और जर्मनी में बेन्यूल कहा जाता है और जर्मनी में बोरोर्थ कहा जाता है। तो इन उपनगरों को ही फ्रांस में बेन्यूल कहा जाता है और जर्मनी में बोरोर्थ कहा जाता है। अब देखिए कैसे अंतर स्थापित करेंगे कि जो उपनगर होते हैं, उपनगर प्रायः आवासीय स्वरूप के होते हैं। आवासीय स्वरूप के होते हैं। ठीक है। तो जो उपनगर होते हैं वे प्रायः आवासीय स्वरूप के होते हैं, यानी कि इस उपनगर में प्रायः बड़े बड़े लोगों का वहाँ पे आवास बनाया गया होता है। ठीक है। नगर से थोड़ा सा दूर देखेंगे तो एक ऐसी क्षेत्र होगी जिसमें आवास क्षेत्र होता है, तो उसी आवास क्षेत्र को ही आप उपनगर का नाम दे सकते हैं। तो उपनगर प्रायः आवासीय स्वरूप के होते हैं, यानी कि यहाँ पर अधिकतर आवास लोगों का बनाया जाता है। जबकि उपग्रही नगर अब यहाँ पे अंतर कर देंगे आप। जबकि उपग्रही नगर उपनगर के वे क्षेत्र होते हैं जो रोजगार प्रदान करते हैं। तो उपनगर और उपग्रह नगर ये दोनों एक ही होते हैं। अंतर बस इतना होता है कि जो उपनगर होते हैं वे प्रायः आवासीय स्वरूप के होते हैं और यही उपनगर जब रोजगार प्रदान करेंगे तो इन्हीं को उपग्रह नगर का नाम दे दिया जाता है। यानी कि उपनगर जब रोजगार देना शुरू कर देगा तो उसे आप उपग्रह नगर के नाम से जान सकते हैं। जैसे दिल्ली को आप मुख्य नगर समझिए, और जो गाजियाबाद है तो गाजियाबाद को उसका आप सैटेलाइट टाउन कह सकते हैं, उपग्रह नगर कह सकते हैं। तो गाजियाबाद दिल्ली का क्या हो सकता है, उपग्रह नगर हो सकता है। उसी प्रकार से यदि आप वाराणसी या बनारस के बारे में जानते हैं तो बनारस यदि मुख्य नगर हो गया तो इसके आसपास जैसे कह सकते हैं कि जो आपका रामनगर एरिया हो गया, ये क्या हो जाएगा, उसका उपग्रह नगर हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन दिल्ली का उपग्रह नगर गाजियाबाद तो है ही, ये परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि दिल्ली का उपग्रह नगर कौन सा है, गाजियाबाद। नोएडा उसका उपनगर माना जाता है।
नोएडा को उपनगर माना जाता है। ठीक है, अब उपग्रह नगर के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। वे उपनगर जो अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए मुख्य नगर से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यही उपनगर जब अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए मुख्य नगर से जुड़ा रहेगा तो उसे आप उपग्रह नगर कहेंगे। रूस में उपग्रह नगर को स्पुतनिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्पुतनिक। किसके नाम से? तो स्पुतनिक के नाम से जाना जाता है। स्पुतनिक के नाम से जाना जाता है। अब जैसे देखिए उपग्रही ये अंतर थोड़ा सा है। उपग्रही नगरों की केंद्रीय नगर से दूरी उपनगर की अपेक्षा अधिक होती है। अब यहाँ पर दिल्ली मुख्य नगर है, उदाहरण है दिल्ली मुख्य नगर है, तो नोएडा इसका उपनगर होगा। नोएडा क्या होगा? उपनगर होगा। और नोएडा से दूर गाज़ियाबाद है। नोएडा से दूर क्या है? गाज़ियाबाद है। तो गाज़ियाबाद दिल्ली का उपग्रह नगर कहलाएगा। उपग्रह नगर कहलाएगा या होगा। ठीक, यदि मैं आपसे नोएडा का NOIDA नोएडा का पूरा नाम यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या आप बता सकते हैं? यदि आप गूगल करेंगे तो गूगल बताएगा आपको नोएडा का पूरा नाम। नोएडा का भी देखिए पूरा नाम होता है। यदि आप नोएडा का पूरा नाम गूगल के माध्यम से जानना चाहेंगे तो गूगल यही बताएगा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होगा नोएडा का पूरा नाम। मैं लिख देता हूँ। हाँ, मैंने कहा भी कि गूगल आप करेंगे तो नोएडा का पूरा नाम बताएगा, लेकिन गूगल तो बता ही रहा है। आप यदि NCERT कक्षा 8 का किताब देखें तो उसमें भी आपको नोएडा का पूरा नाम मिल जाएगा, उद्योग वाले में। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा का पूरा नाम होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने उपनगर और उपग्रह नगर के बारे में देखा। दोनों एक ही होते हैं, बस इनकी दूरी और कार्यों के आधार पर इनमें अंतर होता है। ये स्पुतनिक लिखा है, यदि न समझ में आ रहा हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर रूस में उपग्रह नगर को स्पुतनिक कहा जाता है, स्पुतनिक। ठीक है, अच्छा लाइट आ रहा होगा, मैं लाइट बंद कर देता हूँ। एक लाइट चमकता रहता है, जबकि उपग्रही नगर उपनगर के वे क्षेत्र होते हैं जो रोजगार प्रदान करते हैं। दिखाई तो वैसे दे ही रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बंद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे वाराणसी हो गया, वाराणसी ये आपका मुख्य नगर हो गया। यदि वाराणसी को आप मुख्य नगर समझ रहे हैं तो यहाँ से एक नगर है, बहुत नज़दीक है, रामनगर। और वाराणसी से थोड़ा सा दूर 20 किलोमीटर और पूर्व की तरफ चले जाइए तो मिल जाएगा आपको मुगल सराय। अब इसका परिवर्तित नाम हो गया है मुगल सराय का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो अब कोई कहता नहीं, बहुत बड़ा नाम भी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। लोग आजकल तो अपने बच्चों का नाम एक शब्दों में रखना चाहते हैं, 2 शब्दों में रखना चाहते हैं। तो वैसे ही मुगल सराय 4-5 शब्दों में था, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर बहुत बड़ा हो गया। कोई वैसे आमतौर पर अमूमन सभी लोग मुगल सराय ही कहते हैं। ठीक है, तो वाराणसी एक मुख्य नगर हो गया। तो रामनगर जो होगा, इसका कौन सा नगर कहलाएगा? रामनगर। रामनगर देखिए एक नगर पालिका क्षेत्र में आता है, लेकिन ये जो रामनगर होगा तो रामनगर इस वाराणसी का उपनगर होगा और मुगल सराय इसका उपग्रह नगर हो जाएगा, उपग्रह नगर हो जाएगा। अब शायद आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोग इस क्षेत्र में हैं तो समझ गए होंगे, यदि आप लोग दिल्ली में होंगे तो भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप लोग के यहाँ भी कोई ना कोई शहर होगा, मुख्य नगर होगा। उस नगर के आसपास भी देखेंगे तो एक छोटा सा नगर विकसित होगा और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक और नगर विकसित होगा। तो जो मुख्य नगर के सर्वाधिक नज़दीक होगा वो उपनगर होगा, वो आवासीय क्षेत्रों से संबंधित होता है। और मुख्य नगर से थोड़े से दूर जाने पर एक और नगर होगा जो उपनगर जैसा ही होगा, लेकिन वो क्या करेगा? रोजगार प्रदान करेगा, तो उसको आप उपग्रह नगर कहेंगे। तो ये रहा आपका उपनगर और उपग्रह नगर। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में भी जान लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, सन्नगर, इसके विषय में मैं बता चुका हूँ कि सन्नगर क्या होता है। इसको पहले मुझे मिटाना पड़ेगा, मैं मिटाऊंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बल्कि बेहतर होगा कि यदि आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। इसीलिए मैं लिखता भी हूँ और मुंह से बोलता भी हूँ, ताकि यदि ये दिखाई न दे तो आप लोग सुन करके उसको नोट कर लीजिए। और फिगर बना रहता है, आप लोग फिगर इसका बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए अच्छे से। तो यही एक अच्छा तरीका होगा कि मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते चलिए। चूँकि देखिए 100 बार पढ़ना 1 बार लिखने के बराबर होता है। आप 100 बार पढ़ लीजिए लेकिन उसको केवल 1 बार लिख लीजिए तो उसके बराबर होगा। तो 100 बार पढ़ना 1 बार लिखने के बराबर होता है। और 100 बार लिखना 1 बार डिस्कस करने के बराबर होता है। तो आप 100 बार लिखिए, लेकिन उस चीज़ को आप 1 बार डिस्कस कर लीजिए किसी से, तो वो बिल्कुल परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाती है। लेकिन जो पढ़ा हुआ चीज़ होता है, आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, लेकिन लिख देंगे तो वो कुछ दिनों तक, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक के लिए वो आपके जहन में बना रहेगा। लेकिन उसी टॉपिक को आप
किसी से डिस्कस कर लेंगे तो वो हो सकता है कि कई वर्षों तक आपके जहन में, दिमाग में रहेगा। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक लिखने पर जोर दीजिए। पढ़ना तो ठीक ही है, पढ़िए और उसको लिखिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद सन नगर के बारे में बताएंगे। सन नगर के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी सन नगर से संबंधित कुछ चीज़ें अभी रह गया था, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको मैं मिटा रहा हूँ। सन नगर या कन्वर्सेशन। देखिए, जब छोटे छोटे नगर धीरे धीरे जनसंख्या की दृष्टि से प्रसारित होते जाते हैं और प्रसारित होते होते कई नगर आपस में जाकर के परस्पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उन्हीं नगरों को ही आप सन नगर के नाम से जानते हैं। सन नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पैट्रिक गेडिस ने सन 1915 ईस्वी में किया था। तो ये बात तो आप लोग पहले से जानते होंगे, चूँकि मैं इसका क्लास ले चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ। फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट गई थी, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। जो चीज़ें छूटी हुई थी वे हैं विश्व के प्रमुख सन नगर, तो उनके बारे में मैं बता दूंगा। तो देखिए, सन नगर क्या होते हैं। सन नगर अंग्रेजी भाषा के कन्वर्सेशन शब्द से बना है। कन्वर्सेशन शब्द से बना है। कन्वर्सेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। कॉन्टिन्यूअस प्लस अर्बनाइजेशन, या इसको आप अर्बन कह लीजिए, या अर्बन। कंटिन्यूअस और अर्बन। यहाँ पे कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार, और अर्बन का अर्थ होता है फैला हुआ। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लगातार फैला हुआ नगर क्या कहलाता है, सन नगर कहलाता है। अब आप कह सकते हैं कि लगातार फैला हुआ नगर सन नगर कहलाता है। तो कन्वर्सेशन अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, कंटिन्यूअस और अर्बन। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, NOUS, कंटिन्यूअस NOUS, ये ओ है कंटिन्यूअस। और अर्बन, ये भी जैसा लग रहा है, इसको यू, हाँ यू, अर्बन। तो कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, और अर्बन का मतलब होता है फैला हुआ। इस प्रकार लगातार फैला हुआ नगर क्या कहलाता है, सन नगर कहलाता है। सन नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पैट्रिक गेडिस ने किया था। सन नगर शब्द का प्रयोग
सन नगर शब्द का प्रयोग सन नगर शब्द का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गेडिस ने किया था। सन नगर शब्द का प्रयोग पैट्रिक गेडिस ने किया था। गेडिस ने दक्षिणी दक्षिणी लंकाशायर के नगरीय बस्तियों के लिए किया था। ठीक है ना। तो सन नगर शब्द का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गेडिस ने दक्षिणी लंकाशायर के नगरीय बस्तियों के आधार पर या दक्षिणी लंकाशायर के नगरीय बस्तियों के लिए किया था। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे विश्व के प्रमुख सन नगर। विश्व के कुछ प्रमुख सन नगर। अब इसमें पहला है आपका यूएसए का सन नगर या यूएसए सन नगर। यदि आप देखें यूएसए में तो यदि आप यूएसए को ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक बोस्टन नगर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाशिंगटन। बोस्टन से लेकर के वाशिंगटन तक सन नगरों का विकास बहुत अधिक हुआ है, बहुत तेज़ी से हुआ है। ये कुल 1000 किलोमीटर की पट्टी में फैला हुआ है। 1000 किलोमीटर की पट्टी में फैला है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व में बोस्टन से लेकर के दक्षिण पश्चिम में वाशिंगटन तक कुल 1000 किलोमीटर की पट्टी में जो फैला नगर है, ये विश्व का सबसे उत्तम सन नगर प्रस्तुत करता है। यानी कह सकते हैं कि बोस्टन से लेकर के वाशिंगटन 1000 किलोमीटर की पट्टी में जो फैला हुआ है, यह विश्व का सबसे उत्कृष्ट सन नगर का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब इससे बेहतर सन नगर पूरे विश्व में आपको नहीं दिखाई देगा। तो बोस्टन नगर से लेकर के वाशिंगटन तक जो है यूएसए का यह प्रमुख सन नगर माना जाता है। अब इसके बाद है आपका कनाडा।
अब इसके बाद दूसरा है कनाडा के सन नगर। यदि बात करें कनाडा के सन नगर की, तो ये सुपीरियर झील हो गया, मिशिगन झील हो गया, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। ये पंजे के आकार का है, पंजली नुमा है, पंजा नुमा है। तो ये आपका झील है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये क्या है आपका झील है। अभी मैं इन सबको पढ़ाऊंगा विश्व भूगोल में, या जब आर्थिक भूगोल होगा प्रारंभ, तो आर्थिक भूगोल में भी बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल में भी आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए। ये जो है आपका ये सुपीरियर, ये आपका मिशिगन, ये ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, ठीक है। तो ईरी और ओंटारियो के बीच में एक आपको नगर मिलेगा। ईरी और ओंटारियो के बीच में ऊपर एक नगर मिलेगा जिसका नाम है किचनर। क्या नाम है? किचनर। यहाँ पे है, ये है किचनर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका टोरंटो। ये कौन सा शहर है? टोरंटो है। ईरी नदी के, ईरी गलत बन गया है, ईरी को आपको हमें ऐसे बनाना था। चलिए, ये हो गया ईरी। तो ईरी के यहाँ तक, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक नगर मिल जाएगा डेट्रॉयट। यहाँ पर देखेंगे तो ये शिकागो मिलेगा, मिशिगन। यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा मिलवाकी। सुपीरियर झील के किनारे दुरूथ है, यहाँ पर दुरूथ है। ये मैं आप लोगों के सामान्य ज्ञान के लिए बताया हूँ, और आप इसको ऐसे क्रम से देखें तो इसका क्रम भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो संयुक्त राज्य, जो उत्तरीय संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पे जो झीलें हैं उनका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्या विस्तार है, वो पूछ लेता है। कभी कभी पूछ लेता है कि शिकागो किस झील के किनारे स्थित है, तो मिशिगन झील के किनारे। सुपीरियर नदी के, सुपीरियर झील के किनारे कौन सा नगर है, तो दुरूथ है। डेट्रॉयट किसके किनारे है, तो ईरी के। और टोरंटो किसके किनारे है, तो ये ओंटारियो के। और इसी ओंटारियो के बगल में ही आपका किचनर है। तो यही ओंटारियो और किचनर ये संयुक्त रूप से अब धीरे धीरे क्या है, मिल चुके हैं। ओंटारियो और किचनर नगर का प्रसार हो जाने से दोनों आपस में मिलकर सन नगर बना लिए।
तो कनाडा के जो सन नगर हैं वे किचनर और टोरंटो को आप कह सकते हैं। हाँ, अब इसके बारे में एक ट्रिक बता दूंगा। सुमी हुई आन, सुमी हुई ऑन, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो। ठीक है, पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार है। सुमी हुई आन, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। तो ये कनाडा के सन नगर थे, कनाडा के सन नगर। तो कनाडा के जो सन नगर हैं वे किचनर और टोरंटो और किचनर है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, विस्तारित रूप ले रहे हैं और विस्तारित होकर के ये दोनों आपस में मिल करके एक सन नगर का निर्माण कर रहे हैं। अब जो चौथा है वो है आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया। आइए अब ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। यदि आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा और क्वियन बेयान, बहुत अजीब नाम है, क्वियन बेयान सन नगर का उत्कृष्ट उदाहरण है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की प्रादेशिक राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की प्रशासनिक राजधानी है। जबकि क्वियन बेयान, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जबकि क्वियन बेयान यह क्वींसलैंड की, यह क्वींसलैंड नहीं, न्यू साउथ वेल्स, यह न्यू साउथ वेल्स की एक नगर पालिका है। क्या है? न्यू साउथ वेल्स की एक नगर पालिका है क्वीन बेयान ऑस्ट्रेलिया में। तो न्यू साउथ वेल्स की यह एक नगर पालिका है। ये दोनों आपस में मिल करके एक सन नगर बना लिए। तो ये विश्व के प्रमुख सन नगर हम लोग देख रहे हैं। अब जापान में टोक्यो और याकोहामा मिलेगा। जापान के जो होंगे सन नगर, इसमें टोक्यो और याकोहामा। तो जापान में कई द्वीप समूह हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 द्वीपों का समूह होता है जापान। उत्तर से दक्षिण का क्रम है होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशू। तो होन्शु द्वीप पर ही टोक्यो जापान की राजधानी है और याकोहामा एक तटवर्ती नगर है। तो ये दोनों मिलकर के एक सन नगर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सन नगर का। अब 5वां नंबर हो जाएगा आपका यूरोप। ठीक है, यूरोप में तो कई सारे हैं यूरोप के सन नगर। तो यूरोप में तो कई सारे सन नगर हैं, बहुत से सन नगर हैं, लेकिन कुछ प्रमुख सन नगरों के बारे में मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन आदि देशों में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन आदि देशों में अनेक सन नगरों का विकास हुआ है। अनेक सन नगरों का विकास हुआ है। अनेक सन नगरों का विकास हुआ है। ब्रिटेन में 7 प्रमुख सन नगर हैं।
7 प्रमुख सन नगर हैं, जिनमें लंदन सर्वप्रमुख नगर है, सर्वप्रमुख सन नगर है, सर्वप्रमुख सन नगर है। अन्य सन नगरों में बर्मिंघम, मैनचेस्टर, और लिवरपूल है। तो ये ब्रिटेन के बारे में हम लोगों ने देखा, यूरोप के सन नगर के बारे में देखा। अब इसके बाद चीन की बात करें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अभी। तो यदि चीन की बात करें तो चीन में कौन सा? चीन में वुहान नगर सन नगर का उदाहरण है। तो चीन में वुहान नगर सन नगर का उदाहरण है। अब इसके बाद हम लोग भारत में देखते हैं, भारत में सन नगर, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। अब ये जो चीन वाला वुहान है, ये 3 समीपवर्ती नगरों के मिलने से वुहान नगर सन नगर का विकसित रूप हुआ है। भारत के सन नगर, तो भारत में देखिए जो कलकत्ता नगर है, भारत में जो कलकत्ता नगर है वह सन नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो भारत में कलकत्ता सन नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। कलकत्ता सन नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1951 में भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा किया गया। इसके अलावा भारत में अन्य सन नगरों में जैसे प्रयागराज या इलाहाबाद, नैनी सन नगर, अयोध्या, फैजाबाद सन नगर, दिल्ली, कल्याण सन नगर, ये सभी सन नगर के उदाहरण हैं। तो देखिए भारत में कलकत्ता नगर सन नगर का उत्कृष्ट, भारत में कलकत्ता नगर सन नगर का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो भारत में कलकत्ता नगर सन नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। कलकत्ता सन नगर शब्द का कलकत्ता सन नगर शब्द का
प्रयोग 1951 में भारतीय जनगणना विभाग ने किया। तो भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता को सन नगर घोषित किया गया और कलकत्ता सन नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण देता है। कलकत्ता में हावड़ा पुल से लेकर के लगभग 70 किलोमीटर की एक लंबी पेटी में छोटे छोटे बहुत सारे नगर मिलकर के सन नगर का विकास किए हैं। और कलकत्ता सन नगर शब्द का प्रयोग 1951 में भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा किया गया। अब इसके बाद अन्य सन नगरों में अन्य सन नगरों में जैसे दिल्ली और गाजियाबाद। अन्य सन नगरों में दिल्ली, गाजियाबाद, इलाहाबाद, नैनी, दिल्ली, गाजियाबाद, इलाहाबाद, नैनी, बम्बई, कल्याण, फैजाबाद, अयोध्या, वाराणसी, मुगलसराय, या आप इसमें रामनगर को भी ले सकते हैं, मिर्ज़ापुर, विंध्याचल, देख रहे हैं, मिर्ज़ापुर मुख्य नगर, विंध्याचल छोटा नगर, ये दोनों मिल गए तो सन नगर बन गया। दिल्ली मुख्य नगर, गाजियाबाद इसका एक छोटा सा उपनगर, ये दोनों मिलकर के सन नगर बन गए। इलाहाबाद मुख्य नगर, नैनी छोटा सा नगर, दोनों मिल गए सन नगर बना। बम्बई एक मुख्य नगर, कल्याण छोटा सा नगर, दोनों मिलकर के सन नगर बन गए। फैजाबाद मुख्य नगर, अयोध्या छोटा सा नगर, दोनों मिलकर के सन नगर बन गए। उसी प्रकार से वाराणसी मुख्य नगर, मुगलसराय और रामनगर मिलकर के सन नगर बन गए। मिर्ज़ापुर और जैसे विंध्याचल हो गया। तो ये भारत में कुछ सन नगर रहे। अब इसके बाद हम लोग भारत में नियोजित नगरों के बारे में जानेंगे। भारत के नियोजित नगर के बारे में हम लोग जानेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर से, कुछ चीज़ों को भी लिखना पड़ेगा। तो दिल्ली भारत का प्रथम उपवन नगर था। दिल्ली भारत का प्रथम उपवन नगर था। जिसकी आयोजना एडविन ब्यूटेंस द्वारा तैयार की गई। दूसरा पॉइंट,
भारत में सर्वप्रथम मुंबई नगर, भारत में सर्वप्रथम मुंबई नगर का मास्टर प्लान 1915 में तैयार किया गया। भारत में सर्वप्रथम मुंबई नगर का मास्टर प्लान 1915 में तैयार किया गया और 1920 में मद्रास का मास्टर प्लान तैयार हुआ। मास्टर प्लान तैयार किया गया, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि दिल्ली भारत का प्रथम उपवन नगर था। कैसा नगर था ये? उपवन नगर था। उपवन नगर पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम उपवन नगर तो दिल्ली, जिसकी आयोजना एडविन लुटियंस के द्वारा प्रस्तुत की गई या दी गई थी, तैयार की गई, यानी कि आयोजना का मतलब प्लानिंग हो गया। अब इसके बाद भारत के नियोजित नगर, भारत के नियोजित नगर और आयोजन करता, भारत के नियोजित नगर और आयोजन करता। अब इसमें देखिए जमशेदपुर भारत का प्रथम आयोजित औद्योगिक नगर है। तो जमशेदपुर भारत का प्रथम आयोजित औद्योगिक नगर है। इस नगर की स्थापना 1911 में जमशेदजी टाटा ने किया। तो जमशेदपुर नगर की स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया। पहले जमशेदपुर नहीं हुआ करता था, बल्कि एक गांव था जिस गांव का नाम साकची गांव था। तो उसी साकची गांव में ही जमशेदजी टाटा ने एक औद्योगिक नगर को स्थापित किया और उस औद्योगिक नगर को उनके नाम पर जमशेदपुर के नाम से जाना गया। अब इसके बाद जमशेदपुर की आयोजना जूलियन
कैनेडी ने जूलियन कैनेडी ने तैयार किया। जूलियन कैनेडी ने तैयार किया। अब इसके बाद चंडीगढ़। नवीन नियोजित नगरों में चंडीगढ़ का विशेष महत्व है। नवीन नियोजित नगरों में चंडीगढ़ का विशेष महत्व है। इसका निर्माण पंजाब की राजधानी इसका निर्माण पंजाब की राजधानी के लिए किया गया। तो चंडीगढ़ नगर का जो निर्माण था वो पंजाब की राजधानी के लिए किया गया। इसमें नहीं, इस नगर के निर्माण में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का प्रमुख योगदान रहा। तो इस नगर के निर्माण में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का प्रमुख योगदान रहा। चंडीगढ़ नगर की प्रारंभिक योजना 1950 में अल्बर्ट मेयर ने तैयार की, लेकिन आगे चलकर ली कार्बूजियर ने 1952 में ली कार्बूजियर ने आगे चलकर 1952 में ली कार्बूजियर ने इसमें सुधार किया और नगर की आधुनिक
रूपरेखा तैयार की। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी लिखा। तो यहाँ से भारत के सन नगर, अच्छा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से आपके भारत के नियोजित नगर और आयोजन करता थे। तो यहाँ से देखा जाए तो दिल्ली जो था वो भारत का प्रथम उपवन नगर था, जिसकी आयोजना एडविन ब्यूटेंस द्वारा तैयार की गई। भारत में सर्वप्रथम मुंबई नगर का मास्टर प्लान 1915 में तैयार किया गया और 1920 में मद्रास का मास्टर प्लान तैयार किया गया। अब यदि बात करें भारत में नियोजित नगर की, तो भारत में सर्वप्रथम जो नियोजित नगर था वो जमशेदपुर औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किया गया। नियोजित नगर ही था लेकिन औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किया गया। सन 1911 में टाटा जी जमशेद के द्वारा इस नगर की स्थापना किया गया, साक्षी नामक गांव में। ठीक है। और जमशेदपुर की आयोजना जूलियन कैनेडी ने तैयार की। जमशेदपुर की आयोजना किसने तैयार किया? तो जूलियन कैनेडी ने तैयार किया। नवीन नियोजित नगरों में चंडीगढ़ का विशेष महत्व है। इसका निर्माण पंजाब की राजधानी के लिए किया गया। इस नगर के निर्माण में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का प्रमुख योगदान रहा। चंडीगढ़ नगर की प्रारंभिक योजना 1950 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा तैयार की गई। आगे चलकर 1952 में ली कार्बूजियर एक प्रसिद्ध शिल्पकार थे। तो ली कार्बूजियर ने इसमें सुधार किया और नगर की आधुनिक रूपरेखा तैयार की। इस कारण से चंडीगढ़ को बसाने का या चंडीगढ़ की योजना तैयार करने का श्रेय ली कार्बूजियर को ही जाता है। लाइट चमक रहा होगा, मैं लाइट बंद कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको लिख लीजिएगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हो गया। तो आज हम लोगों ने नगरीय भूगोल से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी लगभग सब कुछ पढ़ लिया। और यह जो नगरीय भूगोल है या जो अधिवास भूगोल कह सकते हैं आप, तो जो अधिवास भूगोल है वो भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा और सिविल परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डाइट प्रवक्ता, एलटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यदि आप सिविल की तैयारी करते हैं, जैसे आईएसपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये सब कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो वीडियो के आज के सेशन में हम लोगों ने नगरीय भूगोल को लगभग समाप्त कर दिया है। अब इसके बाद एक टॉपिक और बचा है ग्रामीण अधिवास से संबंधित। तो ग्रामीण नियोजन के बारे में हम आप लोग को बता देंगे, उसके बाद लगभग सेटलमेंट ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग भारत के भूगोल की ओर चलेंगे और भारत का भूगोल पढ़ेंगे। और भारत का भूगोल जो पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पर आधारित होगा। और उस भारत के भूगोल से आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो भारत का भूगोल है वो अधिकतर प्रायः पूछा जाता है। मुख्य रूप से आप बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी उससे आप कर सकते हैं। तो वीडियो के आज के सेशन मित्रों बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो पढ़ाया जाता है मेहनत से पढ़िए, उसको आप लोग नोट करते रहिए, किताबों का अध्ययन करिए। परीक्षाएँ आ चुकी हैं, परीक्षाओं के लिए आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले सिलेबस को नोट करिए। सिलेबस नोट करने के बाद आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक बुक का अध्ययन करिए और जो चीज़ आपको नहीं आता है उसको एक कॉपी पर नोट करिए। नोट करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट हल करिए। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे।
तो आज के वीडियो में बस मित्रों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए। कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं है तो कमेंट कहाँ से करेंगे, तो कमेंट करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।